आज देश को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस मौके पर मोदी सरकार ने नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों की हर नाराजगी दूर करने का अटल संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज अटल जी को श्रद्धांजलि देंगे तो वहीं किसान संवाद कर भ्रम दूर करने की कोशिश होगी। नए कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसानों की नाराजगी दूर करने का बीड़ा अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में पैसे भेजेंगे। देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की अगली किश्त जारी की जाएगी। सभी विकास खंड पे कार्यक्रम होंगे, पंचायत केंद्र पे कार्यक्रम होंगे और किसान उसमें भागीदारी लेगा। 3,000 से अधिक तो केवल उत्तर प्रदेश में ही कार्यक्रम हो रहे हैं। इस योजना के तहत दिसंबर 2018 से ही केंद्र सरकार किसानों के खाते में हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किश्त जमा कराती है। पैसे सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के किसानों को संबोधित भी करेंगे। इसके लिए 19,000 से ज्यादा जगहों पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के इंतजाम किए गए हैं। 25 दिसंबर यानी आज के दिन को बीजेपी सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है और बीजेपी आज किसान संवाद के जरिए देश भर में किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश में। किसान संवाद कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने के लिए देश भर में बीजेपी का कार्यक्रम होगा। केंद्रीय मंत्री, सांसद, पार्टी पदाधिकारी और विधायक देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के बीच मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में किसानों के बीच रहेंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह दिल्ली के करोल बाग, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक, रेल मंत्री पीयूष गोयल हापुड़ में मौजूद रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में किसान संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में होंगी। इसके अलावा संजीव बालियान, संतोष गंगवार सरीखे दिग्गज भी किसान संवाद करेंगे। स्मृति ईरानी 3 दिनों के दौरे पर यूपी पहुंच रही हैं। सुबह 9:50 पर वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी। किसान आंदोलन का आज 30वां दिन है। 1 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकल सका। अब एक बार फिर से सरकार ने अपील की है कि किसान नेता बातचीत के लिए आगे की तारीख बताएं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर अन्नदाता का आंदोलन जारी है। गुरुवार को सरकार ने एक और चिट्ठी लिखकर किसानों से बातचीत के लिए दिन और समय तय करने की अपील की। चिट्ठी में लिखा गया कि किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए सरकार गंभीर है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जुड़ी कोई भी नई मांग जो नए कृषि कानूनों के दायरे से बाहर है, उसे बातचीत में शामिल करना तर्क संगत नहीं होगा। इस बीच जींद में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को लेकर कई किसानों की नाराजगी बढ़ने लगी है। उचाना में किसानों ने दुष्यंत चौटाला के आगमन के लिए बने हेलीपैड को खोद दिया और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों के विरोध को देखते हुए दुष्यंत चौटाला को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों से किसानों का दिल्ली पहुंचना जारी है। 26 दिसंबर को पंजाब के खनौरी और 27 दिसंबर को हरियाणा के डबवाली से 15-15 हजार किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रदर्शनकारी किसानों ने आज से कृषि कानून के विरोध में हरियाणा के टोल नाकों को फ्री करने का भी ऐलान किया है। एक और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का एक गुट कृषि कानूनों के विरोध में डटा है, तो दूसरी ओर कृषि कानूनों के समर्थन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कृषि मंत्री से मिले। कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे किसानों का दल गुरुवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिला। बागपत, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक की। किसानों ने कृषि मंत्री से मिलकर कहा कि कृषि कानूनों को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं, केवल नए कानून को लेकर लोगों में जो भ्रम है उसे दूर करने की जरूरत है। जितने भी महत्वपूर्ण कृषि नेता हुए सबने ये कहा था कि किसानों को मंडी के संजाल से कैसे बचाया जाए, और वो बच गया है। अब वो चाहे जहां अपना माल लिया जाता है उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। किसानों संग बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार सभी किसान संगठनों से बातचीत के लिए तैयार है। मैं आंदोलनकारी किसानों से भी बात करता हूँ और जो समर्थन में हैं उन सब किसानों से बात करता हूँ। मुझे आशा है कि रास्ता निकलेगा और बातचीत होगी। इससे पहले सरकार ने कृषि संगठनों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए आगे आने को कहा है।
केंद्र सरकार ने 23 तारीख को किसानों की तरफ से मिले पत्र के जवाब में ये पत्र भेजा है। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस ने भी हल्ला बोल दिया है। कानून को रद्द करने की मांग करते हुए कांग्रेस सांसदों ने मार्च निकाला। नए कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इससे पहले राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस नेताओं के मार्च को पुलिस ने रोक दिया। मार्च रोके जाने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की। उनका दावा है कि उन्होंने राष्ट्रपति को कृषि कानून के खिलाफ करीब 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर सौंपे। हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के 2 करोड़ दस्तखत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। आंदोलनकारी किसानों ने भी राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। जब करने काबिल थे तब नहीं किया, अब ना करने काबिल हैं तो करना चाहते हो। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार को घेरते हुए दिखे तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें बहस की चुनौती दी। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने किसानों को आंदोलन में डटे रहने को कहा और राहुल गांधी ने किसान आंदोलन की आड़ में देश के लोकतंत्र पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा, भारत में लोकतंत्र नहीं है। कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है मगर रियलिटी में है नहीं। राहुल गांधी के लोकतंत्र पर सवाल उठाने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को आपातकाल का इतिहास पढ़ने की नसीहत दी। भारत के इतिहास में काले अक्षर में 1974 का इमरजेंसी है, राहुल गांधी को पढ़ लेना। इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किसानों के मामले में राहुल गांधी को खुली बहस की चुनौती दी है। मैं सिद्ध करूंगा कि कांग्रेस ने किसान का हित को हमेशा कैसे अनदेखी किया। सस्ता अनाज मिले इसके लिए किसान को हमेशा गरीब रखा। बंगाल में चुनाव के ऐलान से पहले ही सियासी हलचल तेज है। बीजेपी ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने में जुटी हुई है तो वहीं अब कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी चुनाव के लिए एक साथ आने जा रही हैं। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इसका ऐलान किया। 2016 विधानसभा चुनाव कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने साथ मिलकर लड़ा था। हालांकि ये गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनावों में बरकरार नहीं रह पाया। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को पश्चिमी मिदनापुर में बड़ी रैली की। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर चल रही है जो चुनाव आते आते सुनामी में बदल जाएगी। मोदी जी का लहर है, परिवर्तन का रुझान है। ये तो आंधी शुरू हुआ, अगले साल जब चुनाव आएगा ना सुनामी हो जाएगा। और बंगाल का जनता तैयार कर लिया। ये जो तोलाबाज भातीजा का सरकार चल रहा है उसको उखाड़ फेंकने के लिए बंगाल का जनता तैयार है। देश में पहली बार ड्राइवर लेस मेट्रो रफ्तार भरने जा रही है। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी से हरी झंडी दिखाई। देश के लिए 28 दिसंबर का दिन बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि इस दिन देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन रफ्तार भरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन पर बगैर चालक के मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। मेजेंटा लाइन देश में पहला मेट्रो कॉरिडोर होगा जिस पर इस तकनीक से मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। मेट्रो को डीएमआरसी के मुख्यालय में बने केंद्रीय कंट्रोल रूम से नियंत्रित किया जाएगा। मेजेंटा लाइन के बाद पिंक लाइन पर भी चालक रहित मेट्रो चलाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल फेज 3 के इन दोनों कॉरिडोर पर संचार आधारित ट्रेन कंट्रोल सिग्नल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से दोनों कॉरिडोर पर चालक रहित मेट्रो का परिचालन किया जा सकता है। फिलहाल इन दोनों कॉरिडोर की मेट्रो में चालक मौजूद होते हैं।
चालक रहित मेट्रो के परिचालन के लिए डीएमआरसी ने कुछ महीने पहले कंसल्टेंट नियुक्त किया था, जिसने दोनों कॉरिडोर के मेट्रो ट्रैक, सिग्नल सिस्टम और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इसके बाद मेजेंटा लाइन के कॉरिडोर पर कुछ तकनीकी बदलाव किए गए और अब 28 दिसंबर को ये ड्राइवरलेस मेट्रो रफ्तार भरने के लिए तैयार है। और अब कोरोना वैक्सीन को लेकर देश की तैयारी बस 60 सेकंड में आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना को हराने वाली वैक्सीन की तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के लिए पंजाब के 2 जिलों का चुनाव किया है। इन दोनों जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन 28 और 29 दिसंबर को आयोजित होगा। वहीं दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ पहले चरण में 51 लाख दिल्ली वालों को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने प्राथमिक ग्रुप्स की पहचान कर ली है। 5-7 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर ये कैपेसिटी हमारी बढ़ के 1,15,00,000 डोज स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि सबसे पहले डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कर्मचारी समेत हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। फिर फ्रंट लाइन वर्कर जैसे पुलिस, सिविल डिफेंस, वॉलंटियर, नगर निगम कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी। तीसरी श्रेणी में वो लोग शामिल हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन लोगों को SMS के जरिए या अन्य तरीके से बता दिया जाएगा कि आपको इस दिन यहाँ पे पहुँचना है अपनी वैक्सीन लगाने के लिए। वैक्सीन को लेकर फतवा यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मुंबई की रजा एकेडमी की ओर से ऐसा कहा जा रहा है। कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर विवाद बढ़ गया है। पहले मुंबई के रजा एकेडमी ने वैक्सीन के विरोध में फतवा जारी करने की बात कही। रजा एकेडमी का कहना है कि वैक्सीन में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल इस्लाम के खिलाफ है। ये मुफ्तियों को और उलमा को बुलवाया गया, उनके साथ मीटिंग हुई, तो उन लोगों ने जो हुक्म सुनाया उसका इस्तेमाल करना नाजायज़ और हराम। रजा एकेडमी के समर्थन में अब ऑल इंडिया जमीयत मुसलमीन भी आ गई है। हम लोग कोरोना वैक्सीन में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है या किया जाएगा, उसकी जांच पड़ताल कर जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर मुस्लिमों ने कट्टरपंथी सोच का विरोध किया है। दवा के बारे में सियासत नहीं करना चाहिए, यह गैर जरूरी के हलाल और हराम के टॉपिक को रेज किया गया है। वैक्सीन पर सबसे पहले विरोध इंडोनेशिया में शुरू हुआ, जो बाद में बढ़कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी पहुंच गया। हालांकि ज्यादातर मुस्लिम देश वैक्सीन के पक्ष में खुलकर सामने आए हैं। इनमें सऊदी अरब, मलेशिया, ईरान, UAE, बांग्लादेश, टर्की और मिस्र जैसे देश शामिल हैं। और अब आपको दिखाते हैं देश में क्रिसमस की तैयारियां। तस्वीरें ये अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि क्रिसमस आ चुका है और इसलिए बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। ये गोवा की राजधानी पणजी की तस्वीर है। जिंगल बेल, क्रिसमस ट्री और सजावट के सामान से बाजार भरे हुए हैं। इस दिन के लिए बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं। रंग बिरंगे खिलौने, तरह तरह की कैंडी के साथ साथ उन्हें सेंटा से तोहफे मिलने का इंतजार रहता है। हालांकि कोरोना का असर इस पर भी पड़ा है। बाजारों में पहले जैसी भीड़ नहीं है। इसके साथ ही पणजी के गांव में सेंटा कोविड-19 खत्म करने के मकसद से आया। पुलिस के साथ मिलकर सेंटा ने लोगों को मास्क बांटे। अभी हम आपको एक्चुअली फाइन देना चाहिए, लेकिन हम आपको फाइन नहीं दे रहे। आपको सेंटा चॉकलेट दे रहे गोवा में और ये मास्क दे रहे। ओके, मास्क पहनो। क्रिसमस पर वाराणसी और भुवनेश्वर में भी तैयारियां पूरी हो गई। देश भर में इस वक्त क्रिसमस के रंग दिखाई दे रहे हैं। त्योहार के बीच कोरोना संक्रमण का खतरा जरूर है, लेकिन बाजारों में नए नए साजो सामान भरे हुए हैं। तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है। यहाँ सेंटा की टोपी भी है और जिंगल बेल भी। लोग सामान खरीदने बाजारों में पहुंच रहे हैं, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले बिक्री कम है। कोरोना की वजह से थोड़ा सा मार्केट डाउन है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि वैसे ही क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाए। अब ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में क्रिसमस की रौनक देखिए। क्रिसमस केक के बिना अधूरा ही है, इसलिए बेकरी में नई नई तरह के केक खूब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए लोग यहाँ भी कम ही दिखाई दे रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.